ये कहानी एक ऐसी फर्जी टीचर के बारे में है जो अपने ही एक छात्र के प्यार में पागल हो जाती है और उसे पाने के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर देती है। कहानी की शुरुआत में हमें जेसन नाम का एक जवान लड़का दिखाया जाता है जो एक छात्र होने के साथ साथ एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है। फेसबुक पर उसके काफी फॉलोअर्स है क्योंकि गाना गाना जेसन का जुनून है। इसके बाद एक कैथोलिक स्कूल का दृश्य दिखाया जाता है जहां जेसन के माता पिता समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ने आए हैं। वहीं सारा नाम की एक लड़की भी दिखाई जाती है जो जोई की रूममेट है और जेसन को पसंद करती है। जेसन के पिता चाहते हैं कि वो सिंगिंग छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन जेसन म्यूजिक को अपना करियर बनाना चाहता है। इसी दौरान सिस्टर रेबेका नाम की एक टीचर को दिखाया जाता है जो जेसन और जोई की शिक्षिका है। वह जेसन के माता पिता से वादा करती है कि वे जेसन और जोई का अच्छे से ख्याल रखेंगी। इसके बाद सिस्टर रेबेका स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिनका आज स्कूल में पहला दिन है। सिस्टर रेबेका सोफिया को स्कूल के नियम कानून समझाते हुए बताती है कि यहाँ शिक्षकों के लिए एक प्रोटोकॉल है कि वे स्कूल में बिना मेकअप के आएं। यह सुनकर सोफिया तुरंत अपनी लिपस्टिक मिटाने लगती है। इसके बाद सिस्टर रेबेका सोफिया को स्कूल का पूरा दौरा कराने ले जाती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेसन से होती है। सिस्टर रेबेका जेसन को उसकी नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलवाती है, लेकिन सोफिया नोटिस करती है कि जेसन कुछ उदास लग रहा है। सिस्टर रेबेका बताती है कि जेसन ने नशे की हालत में अपने पिता की कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे उसके पिता उससे नाराज रहते हैं। साथ ही वह ये भी बताती है कि जेसन एक स्टूडेंट होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है। बाद में जब सोफिया अपने कमरे में आती है तो अपने लैपटॉप पर जेसन की तस्वीरें और प्रोफाइल देखकर उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। इतना ही नहीं, वह लैपटॉप स्क्रीन पर ही जेसन को किस कर देती है, जिससे ये जाहिर होता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने जाती है। क्लास में वह छात्रों को अपना परिचय देती है। उसी दौरान वह जेसन और सारा को आपस में बात करते हुए देखती है और सारा को आगे की सीट पर बैठा देती है। सारा इस बात से नाराज हो जाती है, लेकिन ये देखकर जेसन की बहन जोई को अजीब लगता है क्योंकि कैथोलिक स्कूल में टीचर्स इस तरह का सख्त व्यवहार नहीं करते। इसके बाद जब सोफिया क्लास शुरू करने के लिए किताब खोलती है तो जोई कहती है कि क्लास शुरू होने से पहले सभी को प्रार्थना करनी होती है। सोफिया खुद प्रार्थना करने के बजाय जोई को प्रार्थना करने के लिए कहती है। जोई प्रार्थना करती है और उसके साथ सभी छात्र भी प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। तभी जोई देखती है कि सोफिया प्रार्थना में शामिल नहीं हो रही है। ये बात वह अपने भाई जेसन को बताती है, लेकिन जेसन उस समय सारा का मैसेज आने के कारण जोई की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। स्कूल खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से मिलती है और पूछती है, क्या सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जेसन जवाब देता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर सोफिया बेहद खुश हो जाती है, लेकिन अगली सुबह वह जेसन और सारा को किस करते हुए देख लेती है। गुस्से में वह जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। इस पर सारा कहती है, तुम मुझे नहीं जानती, मैं उस आदमी की बेटी हूँ जो इस स्कूल को फंडिंग देता है। लेकिन सोफिया पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। वह सारा को कड़ी फटकार लगाते हुए जेसन से दूर रहने की चेतावनी देती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन को रुकने के लिए कहती है। वह उससे सवाल करती है, तुमने कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर सारा के साथ तुम क्या कर रहे थे? जेसन इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता। सोफिया उसे अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, तुम एक बार मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिलो। थोड़ी देर बाद जब जेसन सोफिया से मिलने उसके चैम्बर में जाता है तो वह देखता है कि सोफिया अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगा रही है। असल में सोफिया ने जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला रखा था ताकि जेसन उसे उस हालत में देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाए। अगली सुबह सोफिया जेसन से पूछती है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जेसन जवाब देता है, मैं भूल गया था। अब जेसन और जोई को स्कूल आए हुए एक हफ्ता हो चुका है। वीकेंड पर उनके माता पिता उन्हें घर ले जाने के लिए स्कूल आते हैं। वहीं सिस्टर सोफिया को जेसन के बिना स्कूल में मन नहीं लगता, इसलिए वो सिस्टर रेबेका से अपने आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले लेती है। इधर घर पर जेसन अपने पिता से कहता है कि वो स्कूल से 1 साल की छुट्टी लेकर अपने सिंगिंग पैशन पर काम करना चाहता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। बहस से नाराज होकर जेसन घर से बाहर निकल आता है और अकेले ही गाना गाने लगता है। इसी दौरान सोफिया अपनी कार लेकर जेसन के घर आती है और छिपकर उसकी सिंगिंग का आनंद लेने लगती है। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है।
जिसे देखकर सोफिया जलन और गुस्से से भर जाती है। अचानक सोफिया का पैर किसी चीज से टकरा जाता है, जिससे आवाज होती है। ये सुनकर जेसन उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे जोएल का मैसेज आता है और वो वापस अंदर चला जाता है। सोफिया अब सारा को जेसन से दूर करने का प्लान बनाती है। वह अपनी पहली चाल चलते हुए रात में सारा के कमरे में जाती है और उसकी किताब में ड्रग्स छिपा देती है। लेकिन जब वो बाहर निकल रही होती है तो उसका सामना सिस्टर रेबेका से हो जाता है। सिस्टर रेबेका पूछती है कि वह यहाँ क्यों है, तो सोफिया बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वह देखने आई थी। इसी दौरान जोई, जो सारा के रूममेट के रूप में उसी कमरे में रहती है, नींद से उठ जाती है। वह सोफिया और सिस्टर रेबेका की बातचीत सुनकर सोफिया पर शक करने लगती है। अगली सुबह क्लास में सोफिया सारे छात्रों को वही पेज खोलने के लिए कहती है जिसमें उसने सारा की किताब में ड्रग्स छिपाए थे। जैसे ही सारा अपनी किताब खोलती है, सोफिया उसे ड्रग्स के साथ पकड़ लेती है। वह सारा से कहती है, तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इस घटना की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद सोफिया सिस्टर रेबेका से कहती है, अगर आपको इस स्कूल की प्रतिष्ठा बचाए रखनी है तो आपको लड़कों के कमरों की भी तलाशी लेनी चाहिए। सिस्टर रेबेका इस सुझाव पर अमल करते हुए जेसन और उसके दोस्तों के कमरों की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान उन्हें जेसन के बेड के नीचे से शराब की बोतल मिलती है। दरअसल ये सारा प्लान भी सोफिया का ही होता है। उसने जानबूझकर जेसन के कमरे में शराब की बोतल रखी थी। जब टीचर्स जेसन से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है, मुझे नहीं पता कि ये बोतल कहाँ से आई और इसे किसने रखा। अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने ये काम किया ही नहीं, और अगर मेरे डैड को ये बात मालूम हुई तो इस बार वो मेरी जान ले लेंगे। जेसन की बात सुनकर सिस्टर रेबेका असमंजस में पड़ जाती है। तभी सोफिया एक सुझाव देती है, जेसन को सस्पेंड करने की बजाय उसकी सजा ये हो सकती है कि वह एक हफ्ते तक स्कूल के वे सारे काम करे जो आमतौर पर यहाँ की सिस्टर्स किया करती हैं। जेसन इस सजा के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद कहानी में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। इसमें पता चलता है कि सोफिया ने पहली बार जेसन को सोशल मीडिया पर देखा था। वह उसके गाने और आवाज की दीवानी हो गई थी। जेसन से मिलने की चाह में सोफिया ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने असली सिस्टर सोफिया, जो उसी स्कूल में ट्रांसफर होकर आने वाली थी, का मर्डर कर दिया। इसके बाद उसने सिस्टर सोफिया के सारे दस्तावेज बदल दिए और उसकी पहचान चुराकर खुद को सिस्टर सोफिया बताकर स्कूल में दाखिल हो गई। अब कहानी वर्तमान समय में लौटती है, जहाँ जेसन स्कूल के कामों में व्यस्त है और पौधे लगा रहा है। इसी दौरान सोफिया वहाँ आती है और मदद करने के बहाने जेसन को उकसाने लगती है। ये सब जोई दूर से देख रही होती है और उसे सोफिया के व्यवहार पर शक और बढ़ जाता है। अगले सीन में सोफिया अपने पागलपन की सारी सीमाएं पार करते हुए रात को जेसन के कमरे में दाखिल हो जाती है। अंदर जाते ही वह अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू कर देती है और गले से अपना नेकलेस उतारती है। तभी जेसन की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि सिस्टर सोफिया उसके कमरे में खड़ी है। ये देखकर उसे अजीब और असहज महसूस होता है। सोफिया जेसन को अपनी मोहक अदाओं से बहकाने की कोशिश करती है। वह धीरे धीरे जेसन के करीब आती है और उसे किस करने लगती है। जेसन शुरू में ये सब गलत समझता है और उसे लगता है कि ये पाप है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सोफिया उसे मनाने और बहकाने में सफल हो जाती है। जेसन अंततः उसके प्रभाव में आ जाता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होकर इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसन इस घटना को लेकर पछतावे से भर जाता है। वह चर्च में जाकर फादर से अपनी गलती का इकबाल करने के लिए कहता है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। जेसन जैसे ही फादर से अपने पाप के लिए माफी मांगने लगता है, वह देखता है कि फादर की जगह वहाँ सोफिया है। सोफिया उसकी ओर बढ़ती है और जेसन की गोद में बैठकर उसे किस करने लगती है। एक बार फिर दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। इस घटना के बाद एक हफ्ता गुजर जाता है। जेसन अपने घर लौट जाता है, जहाँ उसे सारा का मैसेज मिलता है। सारा ने उसे रात की पार्टी के लिए इनवाइट किया होता है। उधर सोफिया भी स्कूल से निकलने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी वह सिस्टर रेबेका को एक और स्कूल के फादर से असली सोफिया के बारे में बात करते हुए सुन लेती है। बातचीत से सोफिया को पता चलता है कि वह फादर असली सोफिया को पहले से जानते थे। ये सुनते ही सोफिया घबरा जाती है और जल्दी जल्दी अपनी कार की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सिस्टर रेबेका उसे रोककर पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? सोफिया तुरंत अपनी आंटी की मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाती है और वहाँ से निकल जाती है। उसी रात जेसन अपने डैड से कहता है कि उसे सारा के घर पार्टी में जाना है, लेकिन उसके डैड उसे सख्ती से मना कर देते हैं। इस पर जेसन
और उसके डैड के बीच हमेशा की तरह बहस हो जाती है। जेसन अपने डैड की अनुमति के बिना ही सारा के घर पार्टी के लिए निकल जाता है। सोफिया उसे फॉलो करती है और उसकी कार के पीछे पीछे चलने लगती है। सारा के घर पहुंचने के बाद जेसन काफी शराब पी लेता है। नशे में धुत होकर सारा उसे एक कमरे में ले जाती है, जहां दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान जेसन को सोफिया के साथ बिताए गए इंटीमेट पल याद आने लगते हैं। उन ख्यालों से परेशान होकर वह एक बियर की बोतल उठाता है और वहां से निकल जाता है। बाहर सड़क पर पुलिस उसे खुलेआम बियर की बोतल के साथ देख लेती है और उसे रोक लेती है। तभी सोफिया वहां पहुंचती है। वह पुलिस को समझाने लगती है जेसन मानसिक रूप से काफी परेशान है, कृपया इसे जाने दें। उसकी बातों से पुलिस को विश्वास हो जाता है और वे जेसन को छोड़ देते हैं। इसके बाद जेसन सोफिया से कहता है, मैं इस हालत में घर नहीं जा सकता। सोफिया उसे एक होटल के कमरे में ले जाती है ताकि वो वहाँ आराम कर सके। उधर जेसन के घर में उसकी माँ उसके डैड को समझाने की कोशिश करती है, हमें जेसन को उसके सिंगिंग पैशन के लिए 1 साल का समय देना चाहिए। आखिरकार जेसन के डैड इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। वे उसे घर वापस लाने के लिए निकलते हैं। सोफिया जेसन को होटल के कमरे में ले जाने के बाद अपने कपड़े उतारने लगती है ताकि दोनों फिर से अंतरंग हो सकें। लेकिन इस बार जेसन को उसके व्यवहार पर शक होने लगता है। वह गुस्से में कहता है, हम दोनों ने जो भी किया वह एक बहुत बड़ा पाप था। मैं इस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अब से हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सोफिया ये सुनकर हैरान होती है और जवाब देती है, हम दोनों के बीच कई समानताएं हैं। हमारे डैड हमें नहीं समझते और शायद इसलिए हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हमें साथ रहना चाहिए। लेकिन जेसन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वह सोफिया को होटल के कमरे में ही छोड़कर चला जाता है। सोफिया को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। उधर जेसन के डैड उसे ढूंढ लेते हैं और उससे कहते हैं, शायद मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा फोर्स किया। मैं माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जेसन कुछ राहत महसूस करता है। अगले दिन सुबह जब जेसन और जोई स्कूल के लिए निकलते हैं तो सोफिया भी वहाँ मौजूद होती है। वह उन्हें देखकर अपनी कार स्टार्ट करती है और तेजी से चली जाती है। जोई उसकी कार को पहचान लेती है। स्कूल पहुँचने के बाद वो उस कार को ढूंढती है और उसका नंबर ऑनलाइन चेक करती है। जोई को पता चलता है कि वह कार सोफिया के नाम पर ही रजिस्टर है। अब जोई को यकीन हो जाता है कि सोफिया ही उनके घर के बाहर रुकी हुई थी। उधर जेसन अपने कमरे में जाता है और देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी हुई है। उसे देखकर वो घबरा जाता है और उसे होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि सोफिया नाटक कर रही है। इस पर जेसन गुस्से में आकर कहता है, मैं इस बारे में फादर को रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन सोफिया इस धमकी से बिल्कुल नहीं घबराती। वह ठंडे दिमाग से जवाब देती है, अगर तुमने रिपोर्ट किया तो मैं भी सबको ये बता दूंगी कि तुम एक स्टूडेंट होकर एक टीचर के साथ कितनी बेशर्मी की हदें पार कर चुके हो। जेसन अब समझ जाता है कि वह सोफिया के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। तभी उसे जोई का फोन आता है जिसमें वह सोफिया की कार के बारे में बताती है। जेसन उसे कहता है कि इस बारे में किसी को न बताएं, क्योंकि अब उसे सोफिया से निपटना मुश्किल हो गया है। अगले दिन क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबेका सारा को स्कूल वापस ले आती है। ये देखकर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। वो सिस्टर रेबेका के पास जाती है और उसे समझाने लगती है, आप सारा को कैसे स्कूल वापस लौटा सकती हैं? सिस्टर रेबेका शांत स्वर में जवाब देती है, तुम मुझे नियम कानून मत सिखाओ। मुझे पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पहले तो तुम प्रेयर करना सीखो। वहीं सारा के स्कूल वापस आने की खुशी में जेसन गाना गा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ सोफिया गुस्से में आकर एकदम साइको की तरह बिहेव करने लगती है। अगले सीन में जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया वहाँ पहुँचती है और उसके सिर को दीवार पर मारकर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद वो साबुन गिराकर यह हत्या एक सामान्य हादसा दिखाने की कोशिश करती है। जब जोई नहाने जाती है तो वह सारा को मरी हुई देखकर जोर से चिल्लाती है। इस पर सारा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। जोई सारा की लाश देखकर कहती है, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी शावर लेते थे सब ठीक रहता था, लेकिन अब यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ है। अगले दिन चर्च में प्रेयर करने के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जेसन उसे घूरते हुए कहता है, तुमने जरूर कुछ किया होगा। इस पर सोफिया बिंदास अंदाज में जवाब देती है, पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट घोषित कर दिया है। वैसे भी यहाँ कोई गुनाहगार नहीं है और सबसे बड़े गुनाहगार तो तुम हो, जिसने एक नन के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये कहकर वो जेसन को एक MMS दिखाने लगती है जो उसने दोनों के बीच हुए इंटीमेट के दौरान छुपकर रिकॉर्ड किया था। सोफिया धमकी देती है, अगर तुमने सारा के बारे में कुछ भी अपनी जुबान से निकाला
तो मैं ये MMS सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। अगले दिन सुबह जब जेसन, जोई और उनकी फैमिली घर जा रहे होते हैं तो सोफिया उन्हें देखती है और अपनी आंटी के निधन का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। उसी रात जेसन और उसका परिवार डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें ये देखकर हैरानी होती है कि सोफिया भी उसी रेस्टोरेंट में आई हुई है। सोफिया जेसन के पेरेंट्स से मिलकर अपना इंट्रो देती है और जेसन का डैड उसे अपनी टेबल में शामिल होने के लिए कहता है, जबकि जेसन इस बात से असहज महसूस करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। सोफिया उनके साथ बैठ जाती है और बातचीत करने लगती है। जेसन की असहजता को उसकी बहन जोई नोटिस कर लेती है, लेकिन वह चुप रहती है और सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं सिस्टर रेबेका को सोफिया के बारे में शक होने लगता है, खासकर जब वो सोफिया के आंटी के निधन के बारे में सुनती है। वह फूल भेजने के लिए उस जगह का पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि न तो वहाँ किसी की मृत्यु हुई और न ही वह पता सोफिया का है। ये सब देखकर सिस्टर रेबेका और जोई को और भी शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और सोफिया की पहचान के बारे में कुछ सच्चाई छिपाई जा रही है। जोई जेसन से बात करती है और उसे सब कुछ बता देती है। जेसन अपनी बहन को बताता है कि कैसे वो धीरे धीरे सोफिया के जाल में फंस गया और उसने उनका एक MMS बना लिया, जो उसकी पूरी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। जेसन बताता है कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सोफिया ने उसे ब्लैकमेल कर लिया है। जोई और जेसन मिलकर एक योजना बनाते हैं जिसमें वो सोफिया की असली पहचान और उसके बारे में सच्चाई जानने के लिए सबूत जुटाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन सिस्टर रेबेका को रात में सोफिया पर शक हो चुका था और वह उसे अपने कमरे में बुलाकर पूछती है, जब से तुम इस स्कूल में आई हो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही जा रहा है। तुम्हारे आते ही मैंने अपने सबसे अच्छे छात्रों को सस्पेंड किया और अब तुम्हारी आंटी की मौत का झूठा दावा भी सामने आया है। ये कहकर वो फादर से कंप्लेंट करने जाने ही वाली होती है, तभी सोफिया एक लैंप से मारकर सिस्टर रेबेका को घायल कर देती है। वहीं हम देखते हैं कि जेसन और जोई सोफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं उसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, जहां जाकर उन्हें असली सोफिया का लैपटॉप मिल जाता है और साथ ही उस लड़की का लैपटॉप भी मिलता है जो सोफिया बनकर यहाँ आई हुई है, जिसका असली नाम लारा है। और वो देखते हैं कि उसने जेसन के कई सारे पिक्चर्स सेव करके रखी हुई है। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि लॉरा पूरा प्लान बनाकर यहाँ आई है। अब ये बात वो सिस्टर रेबिका को बताने के लिए जाते हैं, तभी उनका सामना सोफिया यानी लॉरा से होता है और वो जेसन के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर ये समझ जाती है कि उसका राज खुल चुका है। लेकिन वो जेसन से अपने पागलपन का इजहार करते हुए ये कहती है कि तुमने जितने भी गाने गाए हैं वो सब मेरे लिए ही थे, जिससे जेसन और जोई समझ जाते हैं कि ये लड़की पूरी तरह से साइको बन चुकी है। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मौका देखकर सोफिया जोई पर लैंप से वोर कर देती है, जिससे जेसन गुस्से में आकर उसका गला दबाने लगता है। तभी वो जेसन के पैरों के बीच लात मार देती है, जिससे वो दर्द से गिरकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो जोई को फिर से उसी लैंप से मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर सिस्टर रेबिका आकर उसके हाथ से वो लैंप छीन लेती है, लेकिन वो सिस्टर रेबिका को भी मारने लगती है। तभी जेसन होश में आकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सोफिया की पीठ में वार कर देता है, जिससे वहीं पर सोफिया की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें स्कूल के ग्रेजुएशन का दिन दिखाया जाता है, जिसमें जेसन के दाद जोई को उसकी मॉम की कर और जेसन को एक नया गिटार गिफ्ट करते हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और मजेदार स्टोरी के साथ।